नामी फेज में कन्वर्ट या इंटर कन्वर्ट हो सकता है। क्या 3 इंपॉर्टेंट फेज होते हैं? थोड़ा सा पार्टिसिपेट करिए, कम ऑन, क्लास की एनर्जी को बढ़ाया जाए। बोलिए क्या 3 फेज होते हैं, जल्दी जल्दी। सॉलिड, लिक्विड और गैस। अच्छा, आप लोगों को मालूम है कि अलग अलग जो प्रोसेस होता है, जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, मेल्टिंग। लिक्विड वेपर में या गैस में कन्वर्ट हो रहा है, क्या कहते हैं? वेपराइजेशन। और सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा है, हाँ, सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? अच्छा, आप इनके बीच में कुछ हीट भी इन्वॉल्व होता है। जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होता है तो कौन सा हीट इन्वॉल्व होता है? उसको कौन सा हीट बोलते हैं हम लोग? उसको हीट क्या बोला जाता है? लेटेंट हीट बोलते हैं ना। लेटेंट हीट को हम कहते हैं छुपा हुआ हीट, क्योंकि वो टेम्परेचर नहीं बढ़ाता। गर्मी दे रहे हैं फिर भी टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा होता है, तो उसको क्या करता है? लेटेंट हीट क्या कर रहा होता है? उस सब्सटेंस के फेज को बदल रहा होता है ना। सॉलिड किस में बदल रहा होता है? लिक्विड में। तो उसको इंग्लिश में, उस हीट को, इंग्लिश में नहीं, केमिस्ट्री में उस हीट को क्या कहते हैं? जो भी हीट किसी प्रोसेस के दौरान रिलीज या एब्जॉर्ब हो, उसे केमिस्ट्री में क्या कहा जाता है? एक लफ्ज़ है थर्मोडायनेमिक्स का, जल्दी बताइए। बार बार बोले हम लोग, ये लाइन हम डेफिनेशन भी बोल दिए कि किसी प्रोसेस के दौरान अगर कोई हीट एब्जॉर्ब या रिलीज होती है, उस हीट को क्या नाम देते हैं केमिस्ट्री में? क्या बोलते हैं उसको? हाँ, खत्म हो गया। इतना सिंपल तो जवाब देना था, कहाँ सोच रहे थे आप लोग? क्या बोलते हैं उसको? एंथैल्पी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होती है? व्हाट इज एंथैल्पी? एंथैल्पी का मतलब ये होता है कि एंथैल्पी वो हीट होती है जो किसी भी प्रोसेस के दौरान रिलीज या क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एंथैल्पी कहते हैं। सॉलिड से लिक्विड में जाना, इसकी लेटेंट हीट को केमिस्ट्री में क्या नाम दिया गया है पता है? इसको बोला जाता है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। क्या बोला जाता है? और जब भी कोई चीज कहा जाती है लिक्विड से गैस में जाती है, तो उसके हीट को पता है क्या नाम दिया गया है? उसको बोला गया है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। क्या नाम दिया गया है? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो पहले तो ये छोटी छोटी बातें थी कि सॉलिड जो होता है वो लिक्विड में जाता है, ये एक प्रोसेस है फेस चेंज का। दूसरा फेस चेंज का प्रोसेस क्या है कि लिक्विड जो होता है वो फिर किस में जाता है सर? वो गैस में जाता है। सॉलिड से लिक्विड जाते वक्त जिस एंथैल्पी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उस एंथैल्पी का नाम क्या है? डेल्टा एच फुस। यहाँ पर नॉट, फ्यूस मतलब क्या हो गया बताइए? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। वेरी गुड। और लिक्विड से गैस के लिए जिस एंथैल्पी का इस्तेमाल किया जाता है उसको बोलते हैं डेल्टा एच नॉट, वैप। वैप मतलब वेपराइजेशन। तो ये एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है, ये एंथैल्पी ऑफ क्या है बताइए? फ्यूजन है। तो ये एंथैल्पी समझ में आ गई फेज चेंज में। अच्छा, कोई भी चीज़ जब फेज चेंज हो रही होती है, तो फेज चेंज के वक्त मेरा सवाल है, टेम्परेचर चेंज होता है या नहीं होता है? डज द टेम्परेचर चेंज ड्यूरिंग द फेज चेंज? नहीं। मतलब हम लोग आइस लिए, नाउ आइस इज at 0 डिग्री सेंटीग्रेड, नाउ आई एम कन्वर्टिंग माई आइस टू वाटर। तो जब मुझे बताइए, इसको जब हम लोग हीट करके आइस से पानी बना रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा? बर्फ यहाँ रखेंगे अभी लाके तो पिघलेगा ना, तो पिघला हुआ पानी का जो टेम्परेचर होगा वो यहाँ के टेम्परेचर के बराबर होगा कि पिघला हुआ पानी ठंडा होगा? तो मतलब क्या समझ में आया? ये हाँ, ये बहुत ज़बरदस्त लॉ है नेचर का, ये याद रखिएगा। जब भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है, एक स्टेट दूसरे स्टेट में जा रहा होता है, तो टेम्परेचर उस वक्त नहीं बदलता है। ठीक है? बर्फ, क्योंकि आप जब बर्फ डालते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, 2 आइस क्यूब डाल दिए आपने, तो 2 आइस क्यूब डाल दिए तो और अच्छा लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि बर्फ जो पिघल भी रहा है तो वो अभी भी उतना ही ठंडा है, उसका पानी भी, तभी आपके कोल्ड ड्रिंक को वो ठंडा रख रहा है। समझ में आ गई बात? तो फेस चेंज के वक्त टेम्परेचर नहीं बदलता है। केल्विन में कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस? हु विल टेल? पक्का? 1.5? हाँ, असल इतना होता है, बट हम लोग इसको कितना ले लेते हैं? 273 केल्विन ले लेते हैं, कोई दिक्कत की बात। 273 केल्विन, ये भी कितना होता है बताइए? 273 केल्विन। अच्छा, जब वाटर को हम लोग क्या बनाते हैं? वाटर वेपर बनाते हैं। अब वाटर से वाटर वेपर नहीं बनाया जा सकता है डायरेक्टली,
पहले वाटर को आपको एक हीट करते करते एक टेम्परेचर पे लाना होगा, वेरी गुड, बॉइलिंग पॉइंट पे लाना होगा। तो ये जो प्रोसेस आगे बढ़ता है वो डायरेक्ट वेपर नहीं है। अब यहाँ से यहाँ वो पानी ही रहेगा, और पानी रहते रहते आपका टेम्परेचर कितना होगा बताइए। आप गर्म करते गए, हीट करते गए, कहाँ पहुँचा है? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री यानी कि कितना केल्विन? बहुत बढ़िया। और अब आप 373 केल्विन पे अब आप इसको वेपर बना सकते हैं। क्यों? और टेम्परेचर कितना रहेगा बताइए? 100 डिग्री सेल्सियस, यानी उसी टेम्परेचर पे ये वाटर से वेपर होगा। इस पूरे डायग्राम, इस पूरे फ्लो के दौरान आप मुझे बताइए कहाँ पे टेम्परेचर चेंज हुआ? कहाँ टेम्परेचर चेंज हुआ? कहाँ टेम्परेचर चेंज हुआ? वाटर से वाटर में। बोलिए, वाटर से वाटर में। तो वाटर से वाटर में आप चेंज पाए टेम्परेचर का, हाँ या ना? मगर क्या यहाँ फेज चेंज हुआ? क्या रहा फेज? यानी जब फेज सेम होता है तो टेम्परेचर आप बदल सकते हैं, पर जब फेज बदल रहा हो तो टेम्परेचर क्या होता है बताओ? टेम्परेचर क्या होता है आपका? कांस्टेंट होता है। क्लियर हो गया? ठीक है। तो 0 से 0 जब आप यहाँ जा रहे हैं, यहाँ पर क्या है बताइए? आपका टेम्परेचर सेम है। टेम्परेचर सेम है मगर फेज यहाँ पर क्या हो रहा है बताइए? फेज आपका चेंज हो रहा है। तो फेज चेंज पे टेम्परेचर सेम होता है, सेम फेज पे टेम्परेचर चेंज होता है। क्या बोल दिए हम? कविता बोल दी एक तो। फेज चेंज पे टेम्परेचर सेम होता है और फेज सेम पे टेम्परेचर चेंज होता है। देखिए कितनी अच्छी कविता है ना, इसको बोलना है आप लोग। हाँ, क्या हो रहा है? लाइन ना, कविता। अच्छा, इसको देख के कंफ्यूज तो नहीं हो रहे कहीं? ये क्लियर है? एक बार फिर से बोल दें? फिर से बोल दे रहे हैं। जब फेज सेम होता है तो टेम्परेचर चेंज होता है। जब फेज सेम होता है तो टेम्परेचर चेंज होता है, 0 से 100। जब टेम्परेचर सेम होता है तब फेज चेंज होता है। हाँ, तो एग्ज़ाम में ये काम आएगा नहीं, बस आप एग्ज़ाम के लिए बस आप इतना याद रखें, वाइल चेंजिंग द फेज टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ये ठीक है? वाइल फेज चेंज टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। ठीक है। बाकी जिनको मज़ा लेना है वो मज़ा ले सकते हैं कविता का, क्योंकि ये तो आपके माइंड को हम अपलिफ्ट करते हैं ऐसे कविता बोल बोल करके, ताकि आपका थोड़ा सा दिमाग में प्रेशर हो कि काहे नहीं आ रहा ये वाला समझ में हमको कि फेस चेंज होता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। फेस चेंज टेम्परेचर सेम, टेम्परेचर चेंज फेस सेम। बस बस ऐसे ऐसे ही करना है, वैसे ही बोला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फेस डायग्राम ऑफ वाटर बनाते हैं हम लोग। फेस डायग्राम ऑफ वाटर जो है वो ऐसे बनाया जाता है, देखें। ब्लू से बना लेते हैं। दिस इज द डायग्राम फॉर वाटर। ये ब्लू कर्व जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है वाटर का, H2O मॉलिक्यूल का। और ये 3 अलग अलग फेजेस इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये जो आप रीजन देख रहे हैं कि भाई ये जो रीजन है, इस रीजन को बोला जाता है सॉलिड रीजन। ये जो बीच का रीजन है, इस रीजन को हम लोग बोलते हैं लिक्विड रीजन। और इसके बाद जो इधर वाला जो भी रीजन है, उस रीजन को क्या बोला जाता है? गैस रीजन। ठीक है। तो कैसे कितने कितने रीजन्स में डिवाइड किया गया? 3 फेजेस में डिवाइड किया गया। ये जो कर्व का इधर वाला जो पोर्शन है, इस रीजन को क्या बोला गया कि भाई यहाँ पर वाटर सॉलिड में एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे वाटर इन दोनों के बीच जब आएगा तो किस में एग्जिस्ट करेगा? लिक्विड में एग्जिस्ट करेगा। और यहाँ पर जब आ जाएगा तो किस में एग्जिस्ट करेगा? गैशियस में एग्जिस्ट करेगा। अब आप लोगों को मालूम है कि ये सारा जो टेम्परेचर्स है, इन टेम्परेचर्स का कुछ नाम है। इस 0 डिग्री सेंटीग्रेड को क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। इसी को मेल्टिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं ना। 0 डिग्री पे बर्फ भी बनता है और बर्फ पिघले तो भी 0 डिग्री का पानी बनता है। तो 0 डिग्री इज द सेम मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। बस डिपेंड ये है कि आप किस तरफ से आ रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हुए आ रहे हैं या टेम्परेचर घटाते हुए जा रहे हैं, पॉइंट एक ही रहेगा। सो इट मीन्स दिस टेम्परेचर इज मेल्टिंग पॉइंट एंड दिस टेम्परेचर 100 डिग्री इज कॉल्ड वाटर का क्या होता है ये बताइए?
बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो ये जो टेम्परेचर्स हैं, इन टेम्परेचर्स को हम लोग बोलेंगे कि सर ये टेम्परेचर जो है वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, और ये जो टेम्परेचर है सर, ये दोनों, ये टेम्परेचर आपका क्या है बताइए, मेल्टिंग पॉइंट। पक्का? या फिर इसको फ्रीजिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट एक ही बोल सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। अच्छा, आगे सुनिए अब कहानी। मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट पर पानी जब उबलता है, पानी जब क्या होता है, उबलता है, तो उस वक्त प्रेशर कितना रहता है? कब डिफाइन करते हैं मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट को? क्या बोलते हैं, क्या डेफिनेशन है बॉइलिंग पॉइंट का, बताइए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जब वेपर प्रेशर किसी लिक्विड का किसके बराबर हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, जो क्योंकि हम लोग का पी एक्सटर्नल है, तो उस वक्त जब प्रेशर बराबर हो जाता है, उस वक्त क्या होती है, चीजें उबलने लगती है ना। तो उस वक्त जो चीजें उबलती है, उस वक्त जो टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर को क्या कहा जाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। उसी तरह जब चीजें मेल्ट हो रही हैं, तो मेल्ट होते वक्त भी जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है बताइए, 1 atm। तो एट 1 atm जब कोई चीज सॉलिड से लिक्विड में ट्रांसफॉर्म हो रही है जिस टेम्परेचर पे, उस टेम्परेचर को क्या कहा जाता है, मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। प्रेशर कितना रखते हैं बाबू हम लोग हमेशा, फिक्स कितना रखते हैं, 1 atm। तो 1 atm पर पिघलना जिस टेम्परेचर पर हुआ वो मेल्टिंग पॉइंट, 1 atm पर वेपर बनना जिस टेम्परेचर पर हुआ वो बॉइलिंग पॉइंट, 1 atm पर जमना, लिक्विड जब क्या जम जाए, सॉलिड में जम जाए, यानी वाटर आइस बन जाए 1 atm प्रेशर पर, जिस टेम्परेचर पर हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे, एक बार जो लाइन हम बोले एक बार जरा फिर से, 1 atm प्रेशर पर अगर कोई लिक्विड गैस में बदल रही है, तो जिस टेम्परेचर पे बदल रही है उस टेम्परेचर का नाम क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। आ गई बात समझ में? ये वाटर का फेज डायग्राम है। अब इस वाटर के फेज डायग्राम का एक छोटा सा डीप स्टडी हम लोग करते हैं। चलिए रेड कलर लिया जाए, ये प्रेशर एक्सिस है। मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा 1 atm प्रेशर यहाँ पर है, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है, बढ़ते 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 हम लोग 1 atm पे पहुँचे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। अभी यहाँ पे टेम्परेचर कितना है बताइए, टेम्परेचर बहुत कम है यहाँ पे। नाउ वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। इफ वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, सो लेट अस से इंक्रीजिंग मतलब इधर चल रहे हैं, हाँ या ना। अब जब हम लोग इधर चल रहे किस लाइन पर पहुंचे, ये वाले लाइन पर। नाउ दिस लाइन इज इन बिटवीन द टू फेजेस। कौन सा दो फेज है बताइए यहाँ, वेरी गुड। इसका मतलब सर इस लाइन पर सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम। गरम चाय हम नहीं पीते, ब्रेक नहीं मिलेगा। हाँ नहीं निकलेंगे, इसको सुन के जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर तुम पानी भरने जा रही हो। हम लोग पानी ही बना रहे हैं अभी यहाँ पे, ठीक है ना, सॉलिड से पानी ही बना रहे हैं इस पॉइंट पे। देखिए इस लाइन पर, ये जो लाइन है उस लाइन को बोला जाता है ट्रांजिशन लाइन। क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजिशन, कोई बदलाव, किसी चीज़ में आप जो है चेंज कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म में जा रहे हैं, है ना। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन लाइन या ट्रांजिशन लाइन है। इसमें सॉलिड और लिक्विड क्या है, इक्विलिब्रियम पे है, यानी इसके ठीक बाद जो है वो कौन सा स्टेट आ जाएगा। तो ये जिस टेम्परेचर पे आया, अब इस पॉइंट का मुझे टेम्परेचर निकालना है, तो हमको किधर आना होगा बताओ, टेम्परेचर निकालने के लिए नीचे आएंगे ना, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। अच्छा, यहाँ से जब वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये जिस जगह पे हिट किया एक्स एक्सिस को, ये तो टेम्परेचर बताया ना, ये टेम्परेचर क्या टेम्परेचर है। तो आप बोलिएगा सर ये टेम्परेचर ऐसा है कि आप सॉलिड से लिक्विड जा रहे थे और ये 1 atm प्रेशर पे आप ये ट्रांजिशन किए हो, तो ये टेम्परेचर को दुनिया बोलेगी टीएमपी। क्या बोलेगी, टीएमपी बोले तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर जी। हाँ, क्योंकि सॉलिड किस में बदल रहा है, लिक्विड में। आइस किस में बदल रहा है, वाटर में, लिक्विड वाटर में, ठीक है। जिन लोगों को पानी से अगर समझ में आता है तो आप ऐसे समझें कि ये आइस है, यहाँ ये रीजन आइस का है, ये रीजन वाटर का है और ये रीजन वेपर का है, ठीक है। अब समझिए, अभी आप इस लाइन, इस पॉइंट पर जब पहुंचे, तो ये पॉइंट किसके किसके बीच का ट्रांजिशन पॉइंट है, आइस और वाटर का। तो इस पॉइंट पर जो भी टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर को क्या बोलिएगा, बर्फ पानी कब बनता है, जब पिघलता है, तो इसको पिघलने वाला ही ना टेम्परेचर बोलेंगे।
अब आ गया समझ में, ये मेल्टिंग पॉइंट है। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे हमने और टेम्परेचर इंक्रीज किया, जब और टेम्परेचर इंक्रीज किए तो अब हम लोग किस रीजन में आ गए हैं, पानी के रीजन में आ गए हैं। अब पानी के रीजन में टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं, फिर पहुंचे एक खतरनाक पॉइंट पर। ये कौन सा पॉइंट है बताइए, ये जो पॉइंट है ये अब कौन सा ट्रांजिशन लाइन है बिटवीन लिक्विड एंड गैस। इस लाइन पर क्या हो रहा है, लिक्विड इक्विलिब्रियम है किसके साथ, गैस के साथ। और ठीक इस पर अगर मुझे टेम्परेचर पता करना है तो हमको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पर, वर्टिकल लाइन। ये जो टेम्परेचर मिला, इस टेम्परेचर को आप क्या बोलिएगा कि जब पानी भाप बनता है उसको कौन सा टेम्परेचर बोलते हैं हम लोग, बॉइलिंग पॉइंट। तो ये टेम्परेचर को क्या बोला जाएगा, दिस इज सर TBP बोलेंगे। ऐसे करके डिफाइन किया गया फेज डायग्राम में वाटर का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ये था बढ़ने वाला तरीका। अभी रुकिए रुकिए, ये बढ़ने वाला तरीका है। ये टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, अब घटाते हुए आते हैं, टेम्परेचर घटाते हुए। मान लीजिए हम कहीं यहाँ पे खड़े हैं, ये मंगरू यहाँ खड़ा है, अच्छा कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है। तो ये यहाँ पे हम खड़े हैं, अब हम इधर से इस तरफ जाना चाहते हैं, इस तरफ आना चाहते हैं, मतलब टेम्परेचर घटाएंगे या बढ़ाएंगे, टेम्परेचर घटाएंगे। तो अभी हम बताओ, अभी मंगरू जहाँ खड़ा है वो कौन सा फेज है, वेपर फेज है, यानी अभी पूरा पानी का भाप है। टेम्परेचर घटाएंगे तो हम फिर इस पॉइंट पर पहुंचेंगे, बोलिए हाँ या ना। जैसे ही हम इस पॉइंट पर पहुंचेंगे तो ये वाला जो पॉइंट है वो किसके बीच हो जाएगा, गैस और लिक्विड के बीच। यानी अब हम घटाते हुए गैस से लिक्विड हो रहे हैं, यानी कि अब हम क्या हो रहे हैं बताइए, कंडेंस हो रहे हैं। तो कंडेंस को भी क्या बोला जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते, या कंडेंसेशन पॉइंट बोल सकते हैं। मगर असल पॉइंट तो वही आया ना जो बॉइलिंग पॉइंट है, बोलिए हाँ या ना। इसलिए मैंने कहा था कि ये टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट भी, इस पे बॉयल भी होता है, कंडेंस भी होता है। यानी भाप पानी भी बनता है, पानी भाप भी बनता है, बट डिपेंड करता है कि डायरेक्शन क्या है। आप टेम्परेचर बढ़ाते हुए चेंज कर रहे हैं या टेम्परेचर घटाते हुए चेंज कर रहे हैं, आपका डायरेक्शन ऑफ चेंज क्या है। और घटाते हैं, चलिए और घटाए, अब घटाए, अब हम लोग हैं लिक्विड वाले रीजन में, पानी वाले, फिर हम लोग पहुंचते पहुंचते यहाँ पहुंचे। अब पानी क्या बन रहा है बताओ, बर्फ बन रहा है। अब पानी जब बर्फ बनता है तो ठीक इसी टेम्परेचर पे ना बन रहा है भाई, ये जो टेम्परेचर डिफाइन किया हुआ है, तो इसी टेम्परेचर को आप दुनिया अब क्या बोलेगी बताइए, फ्रीजिंग पॉइंट बोलेगी। अब मामला समझ में आ गया कि सर जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वही असल में क्या होता है बताइए, फ्रीजिंग पॉइंट होता है। डिपेंड करता है कि आप टेम्परेचर बढ़ाते हुए जा रहे हैं या घटाते हुए आ रहे हैं। अच्छा, ये प्योर पानी का डायग्राम है, प्योर पानी का, इसमें कोई मिलावट है इस पानी में, कुछ भी मिलाए हैं हम लोग, नहीं ना, प्योर पानी है ना। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये प्योर वाटर का फेज डायग्राम है। अब करते हैं थोड़ा सा मिलावट। क्या मिला है पानी में, चीनी। क्या मिला है, चीनी। इंडिया के बगल में जो है ना चाइना, वहाँ के लोगों को चीनी कहते हैं ना, वो चीनी नहीं मिलाएंगे, नहीं नहीं। वाह वेरी गुड, तो तुम तो नहीं नहीं, पानी तो अभी, पानी में अभी चीनी मिला। 2 मिनट का ब्रेक, बाप रे बाप, हो गया। एक ये, फिर उसके बाद क्या था, इधर था, फिर उसके बाद क्या था, ऐसे था, यही था ना, पक्का ठीक। ये ओरिजिनल वाला है, समझाने के लिए कर रहे हैं हम इसको डॉटेड से। ये ओरिजिनल मतलब कि ये वाला जो ग्राफ है, ये ग्राफ असल में किसका है, दिस ग्राफ इज एक्चुअली ऑफ प्योर, बोलिए वाटर। अब मैंने क्या कहा कि हम लोग यहाँ क्या किए हैं, उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिए हैं, तो हम बोले ग्राफ शिफ्ट हो जाता है। ग्राफ क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। देखिए ग्राफ शिफ्ट हो करके जो नया सोल्यूशन का जो कर्व है, वो सोल्यूशन का कर्व क्या आता है, देखिए सोल्यूशन का कर्व ऐसा आया कि ये लाइन ऐसी रहती है, उसके बाद यहाँ से ये ऐसे शिफ्ट होता है, यहाँ से ये ऐसे शिफ्ट होता है। ये वाला जो फेज डायग्राम है, ये फेज डायग्राम किसका है बताइए, ये फेज डायग्राम सोल्यूशन का है। अभी भी मामला जो है वही चल रहा है। मामला क्या चल रहा है भाई, जो 3 रीजन थे, रीजन जरा एक बार डिफाइन करिएगा, कौन कौन रीजन था। इधर वाला रीजन क्या था बताइए, बीच वाला रीजन क्या था, इधर वाला रीजन क्या था। यानी इधर वाला, अब तो प्योर वाटर रहा नहीं, तो आइस वाटर हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि अब हम लोग सोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। अगेन अगर हम लोग यहाँ से 1 atm प्रेशर रखें, कितना प्रेशर रखें बताइए,
1 atm। सारी चीज़ें कितने प्रेशर पे हो रही हैं? तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि हम ही समझ रहे हैं, हम ही पढ़ रहे हैं, हम ही समझ रहे हैं? ठीक है, ये 1 atm प्रेशर है। 1 atm प्रेशर पे हम लोग फिर से टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। जब टेम्परेचर बढ़ाए तो इनिशियल मुलाकात तो यहाँ पे हुई थी ना, ये जो मुलाकात हुई थी इसको हम लोग क्या नाम दिए थे? TMP नाम दिए थे। और यही मेरा फ्रीजिंग पॉइंट भी था, बोलिए हाँ या ना। और फिर ये सर जब आगे बढ़ के इस ग्राफ से टकराया था तो यहाँ पे जो मुलाकात हुई थी इसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोले थे, हाँ या ना? पक्का? ये तो प्योर सॉल्वेंट में था, बोलिए। अभी क्या होगा कि ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है इसको थोड़ा और आगे हम लोग बढ़ा लेते हैं, मुझे लगता है ये और आगे जाएगा। लेटेस्ट यहाँ तक ले लेते हैं। ओके, तो ये वाला टेम्परेचर क्या आया था बताओ? बॉइलिंग पॉइंट आया था। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको और आगे बढ़ा देते हैं, क्योंकि अब हम लोग को तो वाटर का नहीं जानना है, अब हमको किसका जानना है? बॉइलिंग पॉइंट, सोल्यूशन का। तो जैसे ही हम आगे बढ़े तो मेरा सोल्यूशन का जो कर्व है, सोल्यूशन के कर्व से यहाँ पे इस पॉइंट पे मुलाकात हुई, हाँ या ना? अब इस पॉइंट पे जो मुलाकात हुई भाई, तो इस पॉइंट पर जो टेम्परेचर आएगा उस टेम्परेचर को आप क्या बोलिएगा? सर ये कौन सा टेम्परेचर है? तो इसको बोला जाएगा सर ये टेम्परेचर ऑफ, टेम्परेचर तो बॉइलिंग पॉइंट ही है सर ये, मगर ये बॉइलिंग पॉइंट किसका है बताया जाए? सोल्यूशन का। तो मतलब कि आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो गया? बढ़ गया या घट गया? बढ़ गया। साफ साफ दिख रहा है कि सर देयर इज अ इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, शिफ्ट हो गया है बॉइलिंग पॉइंट का। सर पहले जितना था उतना अब नहीं रहा है। अच्छा, फ्रीजिंग पॉइंट के मामले में क्या दिख रहा है आपको? फ्रीजिंग पॉइंट में जरा देखिए तो आपको पॉइंट दिखेगा इंटरेस्टिंग, यहाँ पर दिख रहा है। पहले वाला ये फ्रीजिंग पॉइंट था, दूसरा वाला देखिए ये फ्रीजिंग पॉइंट है। तो पहला वाला ये फ्रीजिंग पॉइंट, पहला वाला ये फ्रीजिंग पॉइंट, दूसरा वाला ये फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ पर यहाँ नीचे कर लेते हैं, ये आपका नया फ्रीजिंग पॉइंट, इसको टी डैश बोल दीजिए। या टी डैश क्यों बोलिएगा, फाइनल बोल दीजिए इसको। क्या बोलते हैं? फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट? नहीं, टी डैश ही रहना दो, टी डैश, यहाँ भी टी डैश। यहाँ बताइए ये आगे बढ़ा है या पीछे आया है? तो ये पीछे आ गया भाई। ये आगे बढ़ने को हम लोग क्या बोलते हैं? व्हाट? आगे बढ़ने का मतलब क्या हो गया? बढ़ गया। इसी चीज़ को क्या बोला जाएगा कि सर एलिवेशन हो गया। क्या हो गया बताइए? एलिवेशन। किस में हो गया बताइए? बॉइलिंग पॉइंट में। और इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है बताओ? डेल्टा टीबी से। यहाँ पर क्या हो रहा है सर? यहाँ घट रहा है, घटने को क्या नाम दिया गया? इसको बोला गया डिप्रेशन। किसके बारे में बोला गया बताइए? फ्रीजिंग पॉइंट। और इसको कैसे डिनोट किया जाता है? डेल्टा टीएफ से। कैसे डिनोट करते हैं? डेल्टा टीएफ से। ये सारी जो चीज़ें हैं ये किस ग्राफ से समझ में आ रही हैं? फेज डायग्राम से। किससे समझ में आ रही है? ये फेज डायग्राम प्योर सॉल्वेंट का है, यानी प्योर वाटर का, और ये वाला सोल्यूशन का है। और इस सोल्यूशन के अंदर बताइए कौन मौजूद है? सोल्यूशन के अंदर क्या क्या मौजूद है? एक वाटर मौजूद है और एक क्या मौजूद है बताइए? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मौजूद है। अब बहुत खूबसूरत और लॉजिकल बात है सर, बॉइलिंग पॉइंट जो बढ़ा वो सॉल्वेंट का बढ़ा कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का बढ़ा? वेपर प्रेशर क्या नॉन वोलेटाइल सोल्यूट देता है या वोलेटाइल सॉल्वेंट देता है? किसके वजह से वेपर प्रेशर आता है? वोलेटाइल सॉल्वेंट की वजह से आता है ना। तो किसके वेपर प्रेशर में कमी आई ये डालने की वजह से? पानी के प्रेशर में कमी आया या नॉन वोलेटाइल के प्रेशर में कमी आया? क्यों भैया? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का तो कोई प्रेशर ही नहीं है, जब नहीं है तो कमी कहां से आएगा? तो उड़ कौन नहीं पा रहा है? नॉन वोलेटाइल नहीं उड़ पा रहा है कि वाटर उड़ नहीं पा रहा है? वो तो पहले से ही नहीं उड़ रहा है। और जो उड़ रहा था पानी उसमें उसको डाल दिए, तो डालने की वजह से जो उड़ता था जितना वो थोड़ा कम उड़ने लगा। तो प्रेशर किसका घटा? नॉन वोलेटाइल का कि वाटर का? तो यानी बॉइलिंग पॉइंट में जो बढ़ने का जो बदलाव आ रहा है वो पानी में आएगा कि पूरा नॉन वोलेटाइल में आएगा? पानी में आएगा। अब आया समझ में? इसीलिए इस टॉपिक का नाम रखा गया है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और यही डायग्राम में आधा डायग्राम आपके बुक में दिखाया होता है। आप लोग एनसीईआरटी अगर लाए होंगे तो एनसीईआरटी में एलिवेशन में बस इतना कर्व दिखाता है, ये वाला कर्व दिखाया है टॉपिक में आपका बॉइलिंग पॉइंट के एलिवेशन में। और फ्रीजिंग पॉइंट में इतना वाला हिस्सा दिखाता है, ये वाला स्ट्रेट लाइन वाला हिस्सा दिखाता है इधर वाला। ये फ्रीजिंग पॉइंट के लिए ये हिस्सा दिखाता है एनसीईआरटी में। तो इसी फेज डायग्राम का दो पार्ट दिखाता है, जिसमें हम आपको एक ही में समझा दिए हैं कि फेज डायग्राम से ही ये क्या है बताइए?
डिप्रेशन हो रहा है, और इसी फेज डायग्राम से क्या हो रहा है, आपका एलिवेशन हो रहा है। नौ लॉजिक की बात, जो खूबसूरत बात ये थी कि बढ़ता किसका बॉइलिंग पॉइंट है और घटता किसका है। तो एक कन्फ्यूजन हो सकता है आमतौर पे कि सर सोल्यूशन का आप ग्राफ दिखा रहे हैं और बॉइलिंग पॉइंट बोल रहे हैं आपकी पानी का बढ़ रहा है। तो याद रखिए, बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ रहा है वाटर का, क्योंकि वेपर प्रेशर किसका घट रहा था, पानी का। तो बॉइलिंग पॉइंट भी किसका बढ़ना चाहिए, पानी का। फ्रीजिंग पॉइंट किसका घटना चाहिए, पानी का। आ गई बात समझ में, पक्का क्लियर है। ये बात कुदरत को मालूम है, इसलिए हम लोग इसको थ्योरी बना के पढ़ रहे हैं। कुदरत को मालूम है कि भाई बॉइलिंग पॉइंट हम लोग को बढ़ाना है तो क्या करना होगा, ठीक है। अच्छा, एक बहुत गजब एग्जांपल देते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। आप लोग अंडा बॉयल करते हैं सब लोग घर में। अंडा बॉयल अगर आपको जल्दी करना है, अच्छा अंडा जो आप लोग उबालते हैं, तो आप मुझे बताइए अंडा टेम्परेचर के वजह से उबलता है या हीट के वजह से उबलता है? हीट की वजह से ना, पक्का? नहीं नहीं, टेम्परेचर तो आप बढ़ाएंगे। अब जैसे मान लीजिए अंडा आपको उबालने दिए हम, आप बोली टेम्परेचर से उबलता है, तो आप पता है क्या की, सुनिए हम बता रहे क्या किया। आप अंडा ली, ऐसे रखी, आग थोड़ा सा फ्लेम बढ़ाई और ख़तरनाक बढ़ा दी, फिर बंद कर दी। खतरनाक ना बढ़ा दिए थे आप, भयानक टेम्परेचर दे दिए थे। तो टेम्परेचर दे दिए तो अंडा बॉयल हो गया, सिर्फ टेम्परेचर हाई कर देने से। अचानक हाई टेम्परेचर कर दिए और फिर कम कर दिए, तो अंडा बॉयल हो जाएगा हाई टेम्परेचर पे। हाई टेम्परेचर पे उसको कुछ देर रखेंगे, तब उस टेम्परेचर से वो हीट एब्जॉर्ब करेगा, तब उसके अंदर प्रोटीन फोल्ड होगा, तब जाके वो लिक्विड अंडा, बॉइल्ड अंडा बनेगा। समझ में? ये कहानी ऐसे बनता है। तब तो हाई फ्लेम में कुछ भी पक जाएगा, तब तो चावल लिए ऐसे हाई कर दे, बंद कर दे, पक जाना चाहिए। क्यों नहीं पकती कोई भी चीज़? कुकिंग कैसे होती है, हाई टेम्परेचर से या हीट से? ठीक है, अब मुझे बताइए, आप लोग एक एग खाए हैं, उसको कडल एग बोलते हैं। कैसे बनता है कडल एग, पहले सीख तो लो। एसी वाला रिमोट कर दीजिए दीदी। अभी तुम्हारी भी तबीयत खराब थी ना जी, खाली बोलने वाला तबीयत खराब होता है। अच्छा, कभी भी एज अ स्टूडेंट ना, कभी भी अगर नहीं खराब है ना तबीयत, और अगर आप बोल दिए ना कि तबीयत खराब लग रहा है, तो आपको लगने लगेगा। हाँ, क्योंकि आप लोग के अंदर एक क्वालिटी है, आप लोग अपने ही झूठ को सच मान के जीने लगते हैं। और ये और ये आप लोगों के साथ क्यों होगा, क्योंकि ये साइकोलॉजिकली आप लोग का माइंड बहुत स्ट्रांग होता है ना, तो आप जो परसीव कर लिए ना वही आपको लगने लगेगा। एक होता है रियल में होना, एक होता है ऐसा लगना कि हो रहा है। तो अक्सर ज़्यादातर लोग इसी में जीते हैं कि लगता है कि हो रहा है, होता कुछ नहीं। तो इसलिए कोशिश करिए कि जीना है तो सच्चाई में जीना चाहिए, क्या हकीकत में जी। जी जी, वापस आ जाते हैं हकीकत की बात करते हुए। अंडा उबालने पे बात चल रही थी, बहुत इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है। हम आपको कडल एग के बारे में बता रहे हैं। कडल एग ऐसे होता है कि पानी को बॉईल कर दीजिए पहले, व्हेन वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग, अब उसमें अंडा डाल दीजिए और गैस ऑफ कर दीजिए। नहीं नहीं, और अंडा डाल दीजिए, गैस ऑफ कर दीजिए और छोड़ दीजिए। अब क्या होगा कि बॉइलिंग वाटर के अंदर बहुत सारा हीट पहले ही स्टोर्ड होता है। जब आप पानी धीरे धीरे ठंडा होगा, तो वह सारा का सारा हीट कहाँ जाएगा, एग के अंदर। और वो एग को क्या करेगा, उसके आउटर लेयरिंग को बॉयल कर देगा, और उसके अंदर का जो एग योक होता है यानी येलो कलर वाला, वो बॉयल नहीं होगा, बिकॉज इट नीड्स मोर हीट। तो वो नहीं जमेगा, बाकी बाहर का पूरा आउट जम जाएगा। तो जब आप एग को ऐसे कट करेंगे, तो अंदर का येलो लिक्विड रहेगा और बाहर का वाइट वाइट रहेगा। इसको कडल एग बोलते हैं। तो ये बहुत फेमस है अमेरिकन ब्रेकफास्ट के नाम से। हाँ हाँ हाँ, कोई बात गरीबी में नहीं। तो मेरा सवाल ये है कि अगर हमें अंडा जल्दी उबालना है, तो हम ऐसा क्या करें कि अंडा जल्दी उबले? मतलब आपको कहा गया है कि अंडा उबलने में लगता है 10 मिनट, आपको घर से निकलना है 5 मिनट में, तो आप अंडा कैसे उबालेंगे?
है, कैसे उबलेगा, क्या तरीका हो सकता है? अरे हम टेंशन क्यों लेंगे, हम तो सिखा रहे हैं कि जल्दी कैसे उबाला जाता है। देखिए अभी जो मैंने साइकोलॉजी में बात कही ना, कि कोई बस जी लेते हैं बना के परसेप्शन, वही है वो। तो कुछ नहीं, हकीकत में जियो। अच्छा देखो, बहुत अच्छा जवाब दिए दिशा, तुम जवाब दी, वेरी गुड। नमक डालने से अंडा जल्दी उबलता है। क्यों वो नमक बोली, या नमक का क्या रीज़न है कि जब आप प्योर सॉल्वेंट में नमक डालें, नमक कैसा सॉल्यूट है, वोलाटाइल या नॉन वोलाटाइल? जैसे ही वो सॉल्यूशन में जाएगा वो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट को क्या कर देगा, इंक्रीज, यानी पानी को उबलने में अभी और वक्त लगेगा। तो वो क्या करेगा, जो भी नीचे आग होगी, जो भी टेम्परेचर होगा, उससे वो ज़्यादा ज़्यादा हीट अपने अंदर क्या करेगा, लेगा, ताकि वो क्या हो सके, बॉइलिंग पॉइंट पर रीच हो सके। अगर वो पहले ही बॉइलिंग पॉइंट पर रीच हो जाता तो इतना ही हीट मिलता उसको। हम लोगों ने नमक डाल के, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डाल करके क्या किया, उसके बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा दिया। अब उसको यहाँ पहुँचने के लिए और हीट लेना पड़ेगा, ठीक है, वो ज़्यादा हीट लेगा तब ना जाकर के इस बॉइलिंग पॉइंट को अप्रोच करेगा। तो इतना बॉइलिंग पॉइंट को आने के लिए उसको और ज़्यादा हीट अपने अंदर वाटर के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। तो जब वो हीट स्टोर करेगा, वही हीट किस में ट्रांसफ़र होगा, अंडे में ट्रांसफ़र होगा। और अंडा पकता किससे है, टेम्परेचर से नहीं, किससे पकता है, हीट से। तो हीट ज़्यादा मिला अंडे को, तो अंडा क्या हो गया, जल्दी बॉयल हो गया। ये करके देखिएगा घर में, नॉर्मल अंडा बॉयल करिएगा और एक तरफ नमक डाल के पानी में बॉयल करिएगा, नमक डालने वाला जो अंडा है वो जल्दी बॉयल हो जाएगा। बट आपको पता कैसे चलेगा कि जल्दी बॉयल हो गया, एक्सरे वाला आँख है आप लोग का, ऐसे देखते रहिएगा, ओ ये बॉयल। नमक जितना भी, हाँ अच्छी, इसीलिए हम जानबूझ के सब कहानी बोलते हैं, हर कहानी में भी क्वेश्चन है। NaCl का क्वेश्चन आया है बोर्ड्स में, NaCl एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, ठीक है। तो जो भी आप करते हैं, ये जो एग वाला एग्जाम्पल दिए, हो सकता है ये आपके आने वाले साल का सवाल हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो भी हम यहाँ बात बोलते हैं, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू द स्टडीज़, वो क्वेश्चन से ही आप सीखेंगे। तो नमक एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। तो जब भी नमक बोले, यूरिया बोले, सुक्रोज बोले, ग्लूकोज बोले, शुगर बोले, ये सब का सब एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, ठीक है। तो जितने भी तरह का सॉल्ट वो देगा, वो एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। वोलेटाइल का मतलब कौन होता है, जैसे अल्कोहल बोलेगा तो वोलेटाइल हो जाएगा, कुछ और सब्सटेंस लेगा, एसिड वैसिड, तो वो बोल देगा कि ये वोलेटाइल है। तो वो वोलेटाइल बोल करके ही करेगा। पर जब वोलेटाइल बोल ही देगा तो फिर वो क्यों पूछेगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन सिर्फ वही बन सकता है जब सोल्यूट क्या लिया जाए, नॉन वोलेटाइल लिया जाए। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे एलिवेशन और डिप्रेशन क्लियर है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट अगर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे सर, जो फाइनल टेम्परेचर है T-B, T-BP में क्या माइनस कर देंगे, बोलिए, TBP माइनस करेंगे, हाँ या ना? अच्छा, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, एकदम अच्छा बुकिश बना देते हैं। क्या हम इसको T0B बोल सकते हैं, और इसको हम लोग T-B बोल देते हैं, तो ये किससे माइनस होगा, T0B से माइनस होगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे आ जाते हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को क्या लिखेगा, इसमें बड़ा कौन हो गया, T-FP बड़ा है कि TFP बड़ा है, TFP बड़ा है। तो यहाँ डेल्टा TF कैसे निकलता है, TF माइनस T-F निकलता है। और फिर अगेन ये वाले को नॉट बोलेंगे, यहाँ नॉट बोलेंगे। नॉट का मतलब क्या हो गया, ज़रा बता दीजिएगा, कभी भी नॉट हो गया इसका मतलब क्या हो गया, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट या प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। जब भी क्वेश्चन पानी का आएगा, आप मुझे बताइए, पानी का जब भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया, बोर्ड्स में या नीट में या जेई में, तो कभी भी वो T0FP या T0MP का डेटा देगा, T0BP या T0FP का डेटा देगा, वो आपको कभी नहीं बताएगा, कहीं नहीं लिखा होगा क्वेश्चन में। तो कैसे पता करिएगा कि T0FP या T0BP क्या होता है, क्योंकि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट सबको मालूम होता है, कितना है, 0 डिग्री यानी 273 केल्विन, और बॉइलिंग पॉइंट भी कितना होता है, 373 के 100 डिग्री, इसीलिए वो T0 का डेटा पानी के साथ नहीं देता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? किसका एलिवेशन होता है बताइए, बॉइलिंग पॉइंट किसका बढ़ता है, सॉल्वेंट का कि सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट का, क्योंकि सॉल्वेंट वोलाटाइल है, जो सॉल्यूशन है उसमें नॉन वोलाटाइल वाले पार्ट का कुछ नहीं बढ़ता है।
तो जब उसका कुछ बढ़ ही घट ही नहीं रहा है, इसीलिए लोग कह देते हैं कि दैट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि असल में वो जो सोल्यूशन है उसमें बस एक ही ना चीज़ का बढ़ रहा है, तो उसी का बढ़ने घटने पे जब सवाल हो रहा है तो लोग कह देते हैं कि इट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। पर आपको ब्रेन में अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इस सोल्यूशन में सर वेपर प्रेशर सिर्फ सॉल्वेंट का बढ़ घट रहा है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी इसी का बढ़ेगा और घटेगा। ठीक है, बट बोलने में आमतौर पे बोलते बोलते क्या होता है, एक गलत लॉजिक डेवलप हो जाता है। आमतौर पे लोग यही ना बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट किसका बढ़ा सर, सोल्यूशन का बढ़ गया। बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट किसका घट गया सर, सोल्यूशन का घट गया। तो सोल्यूशन का नहीं, सोल्यूशन के अंदर रहने वाले सॉल्वेंट का घटा, तभी तो उसको फेज डायग्राम से एक्सप्लेन किया जा रहा है। बट आप बोल चाल में आराम से आप यूज़ कर सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, डेल्टा टीबी मिलेगा। क्लियर है। पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ से शुरुआत करते हैं हम लोग। लेट अस स्टार्ट आवर फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो नेक्स्ट पढ़ना है हम लोगों को। लिखिए, जिन लोगों का क्लास पिछला छूटा है वो जल्दी से नोट्स को प्रॉपर कर लेंगे। बॉइलिंग पॉइंट में कितनी चीज़ें बढ़ रही हैं या घट रही हैं, इस स्टडी को, इसकी स्टडी को कहा जाता है, देखो ये लफ्ज़ है, इसको बोला जाता है इबुलियोस्कोपी। क्या बोलते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ा सा। क्या लफ्ज़ आया, इबुलियोस्कोपी। इबुलियोस्कोपी इज द स्टडी ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स। क्या आप सब नहीं, ऐसी स्टडी का नाम यही, इबुलियोस्कोपी। ओके, चलें आगे। एग्ज़ाम में जब ये आएगा क्या करना है आपको, एग्ज़ाम में आएगा तो आपको ये डायग्राम बनाना है ऐसे करके, यहाँ ये ग्राफ बनाना है ऐसे करके, यहाँ पे आपको प्रेशर लेना है, यहाँ पे क्या लेना है, टेम्परेचर लेना है। फिर प्रेशर में आपको एक रेफरेंस एक्सिस लेना है। रेफरेंस मतलब किसका लेंगे बताइए, 1 ATM का। ये 1 ATM को यहाँ पर स्ट्राइक करना है और एक यहाँ स्ट्राइक करना है। ये वाला आप क्या बोलिएगा सर, ये T0 BP है। ये वाला आप क्या बोलिएगा सर, ये TBP है। अच्छा, ये जो स्ट्राइक है ये किसका है सर, तो आप बोलिएगा कि ये वाला ग्राफ जो है वो सॉल्वेंट का है, और ये वाला ग्राफ किसका बोलिएगा बताइए, सोल्यूशन का बोलिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे क्या बोलिएगा सर, ये वाला जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को डेल्टा टीबी कहा जाता है। और डेल्टा टीबी अगर हमें निकालना हो तो डेल्टा टीबी हम लोग कैसे निकालेंगे, तो TBP माइनस क्या लिखेंगे, T0 BP। ठीक है, अब सुनिए इसमें आगे क्या बढ़ाया जाता है। इसमें आगे पढ़ाया जाता है कि एक्सपेरिमेंट करके ये पता चला कि डेल्टा टीबी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम। व्हाट इज स्मॉल एम, मोलारिटी की मोलालिटी, मोलालिटी क्या आया, मोलालिटी। और इसको जब इक्वेशन में बदलोगे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, प्रोपोर्शनैलिटी हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट का नाम KB है। तो क्या फॉर्मूला बना बताइए, डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB इंटू M, जहाँ KB को क्या बोला जाता है, KB को बोला जाता है इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या बोला जाता है, बोलो, बोल के दिखाओ, इबुलियोस्कोपिक, बोलो, बोलना पड़ेगा एक बार, इबुलियो। हाँ हाँ, इसका इजी वाला दे दे रहे हैं जो तुम लोगों को पसंद आएगा, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। तो इसका दूसरा नाम है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर क्या नाम है, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, वेयर M स्टैंड्स फॉर, व्हाट इज M, ठीक है, M जो है हमारा वो मोलालिटी है। मोलालिटी का फॉर्मूला बोलिएगा एक बार। हाँ 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 हाँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे मिल सकता है, अगर हम लोगों को मास ऑफ सोल्यूट मालूम है तो मोल मिल जाएगा। तो मोल कैसे मिलेगा, मास से मोल डिवाइड कर देंगे, मास से मोलर मास ना, मास में मोलर मास डिवाइड करेगा, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। तो इसका बढ़ा चढ़ा के कोई फार्मूला निकालने का ज़रूरत है नहीं, बस इतना काफ़ी है। डेल्टा TB इज इक्वल्स टू क्या लिखेगा, KB इंटू M। अच्छा, अब एक बात बताइए, इसी के बाद
जो ये आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आया है, इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे आता है जिसको बोलते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सल्यूट। अगर मुझे मोलर मास ऑफ सल्यूट डिटरमाइन करना है, सारा डेटा दिया होगा, डेल्टा टीबी वगैरह का डेटा दिया होगा, तो हमको मोलर मास ऑफ सल्यूट निकालना है। कैसे निकालेंगे हम? हाउ विल आई फाइंड द मोलर मास ऑफ सल्यूट? देखिए जाइए, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? के बी इंटू एम लिखेंगे। थोड़ा सा इसको खोल दीजिए, एक्सपैंड करिए। एम को क्या लिखेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट लिखिएगा, लिख सकते हैं। अच्छा, ये वेट ऑफ सॉल्वेंट हम लोग किस में लिखेंगे? केजी में, पक्का? ठीक है। अब यहाँ पे क्या चल रहा है? डेल्टा टीबी चल रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिखा जा सकता है? गिवन वेट बाई मोलर मास। बोलिए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अच्छा, ये अगर ग्राम में दिया होगा तो डब्ल्यू ए ग्राम में बाई इसको क्या करना पड़ेगा? 1000 करना पड़ेगा ना केजी में कन्वर्ट करने के लिए। तो अब ज़रा देखो, तो यहाँ ऊपर नीचे करो जी, उठ पटांग करो, उठ पटांग। तो ये क्या हो जाएगा? डब्ल्यू बी बाई क्या आएगा? ये वाला एम बी नीचे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? आया नीचे एम बी, और 1000 कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर। और डब्ल्यू ए कहाँ आएगा? बगल में। आया? अच्छा, इधर में क्या चल रहा है? डेल्टा टीबी। हमको क्या डिटरमाइन करना है? एम बी। बस क्या करें बताइए, क्या कर दें? मोलर मास को इस तरफ कर दें। जैसे इस तरफ करेंगे तो क्या आया बताओ? के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई डेल्टा टी बी इंटू एम बी, सॉरी नॉट सॉरी इंटू क्या होगा? अच्छा हाँ, बस वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, ये है डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। ये इतना याद रखने का ज़रूरत है? मेरे हिसाब से ये वाला चीज़ लीस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग किए क्या इतना सब लिख करके? जो जानते थे उसको खोल करके पुट किए, और उसमें जो अननोन था, क्या अननोन था? मेरा मोलर मास अननोन था। ऐसे ही आप अपने एग्ज़ाम में ये मोलर मास अननोन होगा, एम बी को अलग करोगे, के बी मालूम होगा, डब्ल्यू बी मालूम होगा, डेल्टा टी बी भी मालूम होगा, आप डब्ल्यू ए निकाल सकते हो। सो सिंपल। तो एग्ज़ाम में ये जो चीज़, ये एक्सप्रेशन आपको कहाँ से लानी है? ये डेराइव करिएगा एग्ज़ाम में, इसको रटिए मत, इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं। आप इसको याद रखिए कि डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या होता है? के बी इंटू एम। मोलालिटी का फॉर्मूला सबको पता है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स के अंदर मोलर मास छुपा हुआ है। इक्वेशन को अलग करके यहाँ तक पहुँचेंगे। सारा डेटा क्वेश्चन में गिवन होता है, इसको आप लोग पता करें। ठीक है, पक्का? अब थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट जो केबी होता है, उसके बारे में एक जानकारी। इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट जो है वो असल में सर्टेन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन पे। किस पर डिपेंड करता है? हाँ, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन पे, जिसका एक खास रिलेशन होता है, एक फॉर्मूला होता है। बस वो फॉर्मूला हम बता देते हैं आपको कि वो फॉर्मूला क्या होता है। तो द के बी कभी कभी एग्ज़ाम में, हालांकि सीबीएसई में एक दो बार पूछ दिया है, बस एक दो बार पूछने की वजह से ये बताना पड़ रहा है, तो इसको देख लीजिए कि ये क्या होता है। व्हाट इज़ एक्चुअली द फॉर्मूला फॉर के बी? तो के बी के बारे में जो जानकारी है ये इम्पॉर्टेंट है कि के बी इज इक्वल्स टू होता है आर टी नॉट बी पी का स्क्वायर बाई 1000 इंटू डेल्टा एच वेपराइजेशन। ये डेल्टा एच जो ये वेपराइजेशन आया है, ये वेपराइजेशन का एंथैल्पी क्यों यूज़ किया गया केबी में? यहाँ पर हम लोग फ्यूजन क्यों यूज़ नहीं किए? यही क्यों यूज़ किए? वेपराइजेशन वाला एंथैल्पी क्यों यूज़ किए? वेरी गुड, बहुत सही जवाब शुजा। बॉइलिंग पॉइंट की बात चल रही है, और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कौन सा फेज किस फेज में जा रहा है, कौन सा फेज किस फेज में जा रहा है, लिक्विड फेज किस फेज में जा रहा है, गैस फेज में। तो सर उस ट्रांजिशन में किस एंथैल्पी का इस्तेमाल होता है? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। देखिए हम यहाँ पे पहला ही स्लाइड हम लोगों का यही था कि जब लिक्विड गैस में जाता है तो किस एंथैल्पी का इस्तेमाल करते हैं? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन का। इसीलिए केबी के डेटा में किस एंथैल्पी को लेना था?
एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। इसमें सारी बातें आप लोगों को तो पता ही है कौन कौन क्या है, बस आर के बारे में बता दीजिए। आर क्या कहते हैं, व्हाट इज आर, इसको क्या बोला जाएगा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और यहाँ इसकी वैल्यू कितनी लेंगे आप, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। क्या लेंगे बताइए, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये आर की वैल्यू होती है। आजकल एग्जाम में कांस्टेंट की वैल्यू दे दे रहा है, तो रटने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको मिलेगा एग्जाम में। बस ये फॉर्मूला जो है ये थोड़ा सा रटना है, क्योंकि अगर के बी आ गया डायरेक्ट निकालने के लिए तो ये आपको याद होना चाहिए कि इट्स आर टी नॉट बी पी, यानी बॉइलिंग पॉइंट का स्क्वायर, जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है। अच्छा, इसको किस में पुट करोगे, सेल्सियस में कि केल्विन में? हाँ, ऑलवेज याद रखिएगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री में कभी सेल्सियस पे काम नहीं करना है, हमेशा किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में, एब्सोल्यूट स्केल में। और फिर इसको मल्टीप्लाई करिएगा, के बी यहाँ से मिलेगा। तो हम लोग 2 क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन करने वाले हैं इस फॉर्मूले पे, और हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालेंगे कि कितना बॉइलिंग पॉइंट हो गया। और दूसरा हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन इस पर, मोलर मास हम लोग डिफाइन करेंगे कि वो मोलर मास कितना होगा। तो लेट्स डू 2 न्यूमेरिकल टुडे। चलिए भाई, न्यूमेरिकल लिखते हैं, लिखा जाए 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज is dissolved in 1 kg of water. 18 gram of glucose is dissolved in 1 kg of water in a saucepan. In a saucepan. 1 kg of water in a saucepan. SAUCEPAN. Oh, full stop. At what temperature water boil at what temperature water boil at 1.013 bar? At what temperature water boil at 1.013 bar? क्वेश्चन मार्क। इसमें गिवन है केबी ऑफ वाटर, केबी का वैल्यू दिया हुआ है 1.013 बार, लिख लिए 013 बार, फुल क्वेश्चन मार्क, 1.013 बार, फिर क्वेश्चन मार्क, और केबी का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में। लिखिए केबी ऑफ वाटर इज, केबी ऑफ वाटर इज, केबी ऑफ वाटर इज 0.52 केल्विन, 0.52 केल्विन केजी पर मोल। केबी ऑफ वाटर इज 0.52 केल्विन केजी पर मोल, 2 केल्विन केजी पर मोल, केल्विन का के, फिर केजी, फिर पर मोल। यानी इस केबी का आपको वैल्यू दिया हुआ है, डेल्टा टीबी आपको पता करना होगा पहले, और मोलालिटी आपको पता करना होगा। उसके लिए डेटा क्वेश्चन में गिवन है कि भाई कितना ग्राम ग्लूकोज को कितना पानी में हम लोग डालें। तो पहले मोलालिटी निकालिए, सबसे पहले तो मोलालिटी निकालिए, इतना तो कम से कम निकाल सकते हैं। मोलालिटी आप डायरेक्ट निकाल लेंगे। मोलालिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्वेश्चन में दिया हुआ बाबू पानी कितना में डालें और कितना मोल्स होगा, 18 ग्राम आप ग्लूकोज डालें, तो ग्लूकोज का मोल निकालिए पहले, जल्दी, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे एकदम। आप लोगों को बनाने के लिए दिया जाएगा 1 मिनट, दे रहे हैं 1 मिनट। मोलालिटी निकालिए पहले। कोई आज इन लोगों को पढ़ने का मूड नहीं है, चेहरा देख के समझ में आ रहा है। ऐसा पता है क्यों होता है, इसका रीज़न बताएं। इसका रीज़न ये होता है कि जब क्लासेस बहुत मिस हो जाते हैं ना, तो कनेक्शन नहीं बन पाता है नए क्लास का। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि क्लास कनेक्टेड होता है मेरा, पहला क्लास से बहुत कुछ कनेक्टेड है, दूसरे क्लास में, फिर तीसरे क्लास में। आप कभी ये मत डिसाइड करिए कि लीज़म सर का ये वाला क्लास है ना, तो ये टॉपिक उसमें पढ़ाएंगे, तब तक आ जाएगा, उस दिन पढ़ लेंगे जाके। पता चला जब हम वो टॉपिक छेड़े, उसका कॉन्सेप्ट में हमने वो टॉपिक बताया जो पिछले क्लास में पढ़ाया था।
क्योंकि हमको मालूम है एज अ टीचर कि ये टॉपिक के लिए क्या ज़रूरी होता है। तो ये प्लीज़ मत करिएगा ये चीज़, अगर जो लोग भी करते हैं। 1 मिनट ख़त्म हो गया, ओ मेरे भाषण को सुन रहे थे कुछ लोग। ये कितना लोग से बना? मोलालिटी तो निकाल सकती हो। ऐसे उदास चेहरों से नहीं पढ़िए, मोलालिटी निकालिए। हाँ, सर बोल के रुक गई। ग्लूकोज का मोल बताएं तो 18 ग्राम दिया हुआ है ना डियर। क्वेश्चन पढ़ो, मास दिया हुआ है। ग्लूकोज का मोलर मास तो फेमस है भाई, कितना आता है? हाँ 180, बहुत बढ़िया। तो मोल कितना आया ग्लूकोज का? 18/180 आया ना। जैक बोर्ड वालों के लिए बनाना पड़ेगा, सीबीएसई वालों को तो खुद बनाना चाहिए। हाँ, और जैक बोर्ड वालों के लिए तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक बार उनको हम बता देंगे अच्छे से तो उनको समझ में आ जाता है। सीबीएसई वाला लोग को 10 बार बता रहे हैं, खिचड़ी होगा। यही वाला स्लाइड में सॉल्व होगा। आपसे बन गया दिशा? मोलालिटी क्या होगी दिशा? 18 ग्राम ग्लूकोज दिया था, नंबर ऑफ मोल्स 180 डिवाइडेड बाय, क्या सॉल्वेंट 1 kg दे दिया है, तो हम लोग को चेंज करने का ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ से जो आएगा वही मोलालिटी है। कितना आया? 0.1 आया, तो 0.1 मोल पर kg, यही आया ना जी। तो ये पर kg मोलालिटी मिल गया। अच्छा, kb का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ था 0.52 केल्विन kg पर मोल है, यही दिया हुआ है kb का वैल्यू ना। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू क्या होता है बताइए, क्या फॉर्मूला है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का? डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं? के एफ इंटू क्या लिखा जाता है? मोलालिटी। मोलालिटी पे डिपेंड करता है सर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो के एफ की वैल्यू क्या लिखोगे? 0.52, और इंटू मोलालिटी में क्या है बताइए? 0.1। तो 0.52 इंटू 0.1 करोगे तो 0.052 आएगा। तो इतना सा डेल्टा टी एफ निकालने में क्या दिक्कत हो रहा था आप लोग को? और इसमें देखिए जब मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या क्या कट गया देख लीजिए। मोल से मोल कट गया, केजी से केजी कट गया, तो सिर्फ किस में बचा बाबू? केल्विन में। इसका मतलब कि ये किस में आया डेल्टा टी एफ? ओ सॉरी, डेल्टा टी एफ क्यों लिख दिया है मैंने, माई मिस्टेक। डेल्टा टी बी, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू एम। तो ये चीज़ हो गई। अच्छा सर, ये डेल्टा टी बी आया, हम लोग से एलिवेशन पूछा था या क्या पूछा था? क्वेश्चन पूछा था कि एट व्हाट टेम्परेचर वाटर बॉयल एट 1.013 बार। इसका क्या मतलब है? 1.013 बार का मतलब क्या होता है? 1 एटीएम बार में कितना होता है? 1.013 बार। हाँ हाँ, यानी ये क्वेश्चन बट डराने के लिए 1.013 बार लिख दिया था। असल है 1 एटीएम, और 1 एटीएम पे ही बॉइलिंग पॉइंट और सारा मेल्टिंग पॉइंट डिफाइन होता है। मतलब आपसे सीधा सीधा क्या पूछ रहा है कि भैया बॉइलिंग पॉइंट बताइए। सीधा सीधा क्या पूछ रहा है? बॉइलिंग पॉइंट बताइए। अब इसी को उठा के आप मुझे ये बताइए कि डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है? टी बी पी माइनस टी नॉट बी पी के बराबर होता है, हाँ या ना? तो हम लोग क्या लिखेंगे कि डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू, ये जो हम लोग का आंसर आया है क्या लिखेंगे बताइए? 0.052 इज इक्वल्स टू
delta TB, which is equals to boiling point of the solution minus boiling point of pure solvent। हाँ या ना? अच्छा, प्योर सॉल्वेंट जो है तो ग्लूकोज को किस में घोला गया है? देखिए क्वेश्चन में लिखा है वाटर, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कभी बताएगा एग्जाम में? कभी नहीं बताएगा। कितना होता है बताओ, क्या लिखोगे यहाँ? 373 केल्विन लिखोगे, और यहाँ पर क्या है? 0.052, तो TBP निकालना था, इसको ऐड कर दीजिए। 0.052 प्लस 373, बताइए कितना आता है? कितना आता है? 373.052 केल्विन आ गया। अब इसको अगर डिग्री सेल्सियस में किसी को निकालना है तो 273 माइनस कर दो। 273 माइनस करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट कितना निकल करके आ गया बताओ? 100 आया, तो 100.052 डिग्री सेल्सियस आएगा। 273 उसमें माइनस करिएगा तो देखिए कितना आ गया भाई। अगर 273 लोग माइनस नहीं करे, बोले कि भाई ऐसा करते हैं कि हम लोग इसको ऐसे लेके चलेंगे कि 373.15 टू बी वेरी एग्जैक्ट, तो अगर टू बी वेरी एग्जैक्ट अगर करेंगे तो जो भी इसका आंसर आएगा 0.15 इसमें ऐड करके जो भी आंसर आएगा वो उसमें क्या माइनस होगा? 273.15, जो भी आए दोनों से आंसर आएगा। तो ये हम लोग सिंपल वाला ही फॉलो कर लेते हैं, 0.15 वाले छोड़ देते हैं, 273 राउंड अप वाला कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्या किए हैं पहले बताइए इस क्वेश्चन में? सबसे पहले क्या निकाला गया है इस क्वेश्चन में? क्या KB दिया हुआ था, KB इंटू एम किए तो हमको क्या मिला? डेल्टा TB मिला। डेल्टा TB आपसे नहीं पूछा था, कोई सुहाने मौसम का क्वेश्चन नहीं आएगा। आपसे क्या पूछेगा? फाइनल बॉइलिंग पॉइंट, क्या हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऐसा करने पे। तो क्या हो गया को मतलब डेल्टा TB निकाल के उसको एक्सपैंड करना है। डेल्टा TB असल में किसके बराबर होता है? TBP माइनस T0BP के। T0BP आपको पता होता है, यानी इसमें क्या पता करना था? TBP फाइंड आउट करना था, बस पता कर ली। ठीक है। अगला सवाल, एक क्वेश्चन इसी तरह का दे देते हैं ताकि हमको यकीन हो जाए कि आप लोग जो हैं अभी भी कंफ्यूज हैं। ये क्वेश्चन ये जो दिए थे ये भी बोर्ड्स में आया है, ये वाला क्वेश्चन भी बोर्ड्स का ही है, लिखा जाए। फिर इसके बाद आप लोग अभी बोर्ड्स वाले क्वेश्चन में इतना प्रॉब्लमेटिक हो रहे हैं, अभी जेई वाला भी करना है, फिर नीट वाला करना है, फिर उसके बाद सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम होता है आफ्टर 12 साइंटिफिक एग्ज़ाम, उसका नाम है NEST। हाँ होता है, नेक्स्ट का फिर क्वेश्चन करवाएंगे आपको। तो आप लोग का अभी यही MA निकालने में और इसमें सर डेल्टा TB में हालत ख़राब हो रहा है, कैसे होगा ऐसे? हाँ टाइम ऐसे भी हो गया है। हाँ हाँ, बस यही ख्वाब में रहो। चले लिखिए, न्यूमेरिकल कराएं कि आगे पढ़ा दे, जो बोलिएगा। तो उसको हम लोग गूगल से करके ले आएंगे सर, छाप करके। ठीक है, पढ़ा देते हैं। ओके, समझिएगा तब आप लोग। नहीं नहीं, सब लोग क्या बोल रहे हैं, न्यूमेरिकल एक करेंगे या पढ़ा दे आगे टॉपिक कर दे? न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल से अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग, छोड़ दो फिर से काट दो। कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन, calculate the boiling point of a solution containing calculate the boiling point of a solution containing 1.8 gram of non-volatile solute, 8 gram of non-volatile solute dissolved in 90
gram of benzene dissolved in 90 gram of benzene, हाँ 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, फुल स्टॉप। क्या क्या डेटा गिवन है लिखिए। Kb इज इक्वल्स टू 2.53 केल्विन केजी पर मोल, 2.53 केल्विन केजी पर मोल। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन, boiling point of pure benzene is 353.23 Kelvin, 353.23 Kelvin, 353.23 Kelvin। और तीसरा डेटा, मोलर मास ऑफ सल्यूट, मोलर मास ऑफ सल्यूट is 58 ग्राम पर मोल, of solute is 58 ग्राम पर मोल। चलिए सारा डेटा गिवन है, आर्किटेक्चर आप लोगों को मालूम है, बोलिएगा तो हम पिछला स्लाइड कर देते हैं। इसी मेथड से बनाना है। सबसे पहले मोलालिटी निकालिए। बनाओ चलो। वेट ऑफ सॉल्वेंट, क्वेश्चन में पढ़ के बताओ तो नम कि वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है कि कितना बेंजीन कितना बेंजीन में डिज़ोल्व किए है ना 90 ग्राम। तो जिसमें जिसमें घोलते हैं वो सॉल्वेंट हो गया, तो बेंजीन मेरा कौन हो गया, सॉल्वेंट हो गया। तो 90 ग्राम दिया हुआ है ना सॉल्वेंट, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट मिल गया ग्राम में, उसको केजी में कर लेगी 1000 से डिवाइड करके। अब क्या दिक्कत है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालना है। क्वेश्चन पढ़ के फिर देखो कि सोल्यूट भी दे दिया था कि इतना ग्राम सोल्यूट घोलें। देखो 1.8 ग्राम सोल्यूट घोले है ना। तो अब यहाँ तो सोल्यूट का मास पुट होता नहीं है डियर, यहाँ क्या पुट होता है बताओ, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलता है, हाँ तो बस इतना तो जानती है तुम बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखिए, ठीक बना रही है। पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो अलग से, और फिर फॉर्मूले में पुट करके पहले क्या निकालेंगे, पहले मोलैलिटी निकालेंगे। क्यों क्यों आप लोग ऐसा सोचती हैं, पहले मुझे ये बताइए। जैसे आपने जो सवाल पूछा कि सर सॉल्यूट और सॉल्वेंट निकालेंगे, मेरा सवाल ये है कि मोलालिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मैं क्यों निकालूंगा सॉल्वेंट का कुछ, किसका निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स, बस समझ आया। इतना भी टफ नहीं होता है, बस ब्रेन में लिंक अप करिए। मुझे मोलालिटी निकालनी, उसके लिए मुझे ये दोनों चाहिए, क्या मुझे इसको निकालना पड़ेगा, नहीं भाई ये तो साफ साफ दिया हुआ है 90 ग्राम, बस केजी में करना है। निकालना किसको पड़ेगा, इसको। तो इसका जब मास गिवन है, और देखो इसका क्वेश्चन में इसका मोलर मास भी गिवन होगा नीचे में कहीं, देखो तो गिवन मास बाई मोलर मास से क्या हम लोग को मोल मिल जाएगा, और इनको डिवाइड करेंगे तो क्या मोलालिटी मिल जाएगा। और फिर मेरा क्वेश्चन कहता है कि डेल्टा टी बी निकालने के लिए के बी इंटू क्या करते हैं, एम करते हैं। क्या के बी दिया हुआ है, क्या एम दिया हुआ है, एम निकाल चुके हैं, मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा टी बी मिल जाएगा। तो इतना कम से कम प्रोसेस तो करते जाइए, टफ नहीं है, बनाते टफ है बस आप लोग। अच्छे, आप कैसी हैं? दिशा देखो इतना मेहनत कर, इतने लेट से ज्वाइन की, बनाते रहती है, मेहनत करती है, जवाब भी देती है। भू- भुंजा नीचे बनाता है। नहीं नहीं ऐसा नहीं। क्या निकाल रहे हैं पहले, पहले मोलालिटी ना, नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्ट सीधे मोलालिटी में पुट करिए, एक्सप्रेशन निकालिए, वो वैसा वाला नहीं कटेगा ही। डायरेक्ट के बी भी सब मल्टीप्लाई करें, डायरेक्ट डेल्टा टी बी निकालिए डायरेक्ट। मोल कितना आएगा, दे कॉपी दो। हाँ ठीक तो कर रहा था।
सही बना रहे हो। ये जो है ना 1.8 ये सॉल्यूट है और ये 58 उसका दिया हुआ है मोलर मास, तो 58 से डिवाइड करें तो ये नंबर ऑफ मोल्स मिलेगा बाबू सॉल्यूट का 1.8/58। और मोलालिटी निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो ई वाला ऊपर पुट होगा 1.8/58 और सॉल्वेंट 90 ग्राम बेंजीन है तो 90/1000 का है, क्योंकि ग्राम में दिया था इसको केजी में करना। तो ये डायरेक्ट मोल्स में मत पड़िए, मोल्स निकालने का डायरेक्ट सीधे मोलालिटी का ये एक्सप्रेशन है, इसको सिंप्लीफाई कर दो 1.8 बाई कितना होगा 58, यहाँ 1000 ऊपर चल जाएगा 90 नीचे आ जाएगा। ये मोलालिटी हो गया यहाँ तक। डेल्टा टी बी का फॉर्मूला क्या होता है के बी इंटू एम, है ना। तो के बी दिया होगा 2.53 और m ये वाला है पूरा एक्सप्रेशन, है ना। तो 1.8/58 इंटू 1000/90, इसको सॉल्व करिए डेल्टा टी बी मिलेगा। ओके वेरी गुड, दिखाओ बताओ। डेल्टा टी बी पहले बताएगी, बताओ। डेल्टा टी बी 87 आएगा। हाँ 87 आगे। थोड़ा सा कहीं तुम ज़ीरो में गलती की है, सही लाई है। देखो तो कहीं पे पॉइंट का डिवीजन में गड़बड़ किया है क्या। 0.87 है, देखें इधर इन लोगों का क्या गलती हो क्या। 0.08 नहीं आएगा, नहीं आएगा। 0.8 आएगा, कहीं 10 का मिस्टेक की होगी तुम, यहीं गड़बड़ी की है। ये 290 नहीं होगा। हाँ वो ठीक है, बट 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 ये ऐसा नंबर नहीं आएगा, 9/290 नहीं आएगा। कैसे। अच्छा ये, अच्छा ओके, ये तो तुम लोग ये निकाल रहे हो, नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं ना यहाँ। हाँ और मोलालिटी तुमने लिखा, ये नंबर ऑफ मोल्स है ना। तो तुम कहीं पे गड़बड़ की, कहाँ पे गड़बड़ की है। नंबर ऑफ मोल्स इन 90/290 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 90 ग्राम बाई 1000। बन जाएगा, तुम बनाओ। हाँ कहाँ गड़बड़ी की थी। ओ आ गया ना, कितना आया 0.87 आया। अच्छा ठीक ठीक, देखो कर लो। डेल्टा टीबी कितना आया 0.87, 0.77 आ रहा है। कैलकुलेटर से करो ना, एक बार यूज़ कर लो कैलकुलेटर, कोई दिक्कत। 0 पॉइंट, नहीं नहीं 0.87 आना चाहिए, कहीं 10 का मिस्टेक किया है तुम लोग। 0 बदमाशी नहीं, नहीं सीखेगी तब फेल हो जाएगी, ऐसे करेगी तो। हाँ हाँ, जीतने बैठो, फेल नहीं होना है। नंबर ऑफ मोल्स निकालना है आपको यहाँ पे। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालिएगा, गिवन मास, तो गिवन मास दिया हुआ था कि 1.8 ग्राम है, तो 1.8 ग्राम को डिवाइड करिएगा इसके मोलर मास से। देखो क्वेश्चन में मोलर मास भी दिया था सॉल्यूट का, कितना है 58। नंबर ऑफ मोल मिला यहाँ तक, फिर डिवाइड वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में लेना है। सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है 90 दिया हुआ है, 90 को किससे डिवाइड करेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा मोलालिटी मिलेगा। इसको ऐसे ही रहने दो 1.8/58, 1000 को ऊपर भेज दो ये, और 90 कहाँ आएगा नीचे। ये यहाँ तक क्या निकाली मोलालिटी निकाली। अब क्या है डेल्टा टी बी का फॉर्मूला क्या होता है के बी इंटू एम। के बी का वैल्यू अगेन देखो कितना दिया हुआ है 2.53, और एम कहाँ यहाँ निकाल के ऊपर बैठी हुई है 1.858। इसको मल्टीप्लाई करिएगा डेल्टा टी बी मिल गया। बस इसको सॉल्व ही ना करना है डियर, जब तक लिखेंगे नहीं तो कैसे समझ में आएगा। ये पॉइंट में आएगा बच्चा, और ये 2.53 है 25.3 नहीं है।
आ गया 0.87 डेल्टा टी बी। के बी का वैल्यू जो है 25.3 ले रहा है कोई, मत लो। के बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? हाँ, गड़बड़ाना नहीं है। अब मुझे बताओ, डेल्टा टी बी तो मिल गया, मगर हम लोग को डेल्टा टी बी नहीं चाहिए, हमको टी बी पी चाहिए। कितना आएगा? 350। हाँ वेरी गुड, कितना है? 354 आया, 354 पॉइंट कुछ। हाँ 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 हाँ, उसमें 373 ऐड कर दो। हाँ, तो कितना आया? ठीक, तो उसका जो मेरे ख्याल से बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ था ना बेंजीन का प्योर, कितना दिया हुआ था? 353 पॉइंट। हाँ, तो उसमें क्या ऐड करोगे? 0 पॉइंट। वेरी गुड। और जैसे ही ऐड करोगे कितना, तो यहाँ से भी क्या फॉर्मूला बनेगा बताइए? और यहाँ पर के एफ को जानते हैं क्या कहा जाता है? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, या फिर इसे कहा जाता है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। और इसकी स्टडी को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है क्रायोस्कोपी। जो फ्रीजिंग, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इसको बोला जाता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इस फॉर्मूले में और पिछले फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है? डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू एम, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू एम। क्या इसमें कोई डिफरेंस है सिवाय डेल्टा टी एफ और डेल्टा टी बी और के बी और के एफ के? सारा प्रोसेस सेम होगा, मोलालिटी ऐसे ही निकाली जाएगी, के एफ आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, बस डेल्टा टी एफ आपको निकालना होगा। मगर वहाँ क्या करते थे कि डेल्टा टी बी जब आप निकालते थे तो आप लिखते थे टी बी पी माइनस टी नॉट बी। जैसे ही यहाँ डेल्टा टी एफ लिखोगे, यहाँ टी नॉट एफ पी माइनस टी एफ करोगे। तो ये डिफरेंस है बस, ये फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन आपको आएगा इन सोल्यूशन का, ये चीज़ है। दूसरी बात कि सर ये जो के एफ है, इसका भी वैल्यू हम लोगों को एक्सप्रेशन याद करना पड़ेगा। जो फॉर्मूला वहाँ था, वहाँ क्या फॉर्मूला था देखिए, आर टी नॉट बी पी का स्क्वायर बाई 1000 एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। यहाँ क्या होगा बता दीजिए? आर टी नॉट एफ पी का स्क्वायर बाई 1000 इंटू कौन सा डेल्टा एच यहाँ लिखा जाएगा? ये किसके बीच का ट्रांजिशन है? सॉलिड और लिक्विड का। सॉलिड और लिक्विड के बीच कौन सी एंथैल्पी का इस्तेमाल होता है? फुस का। किसका इस्तेमाल होता है? तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन यहाँ पे आएगा, ये के बी का एक्सप्रेशन है। अगेन इसका जो अगला टॉपिक आप यहाँ पे पढ़े कि सर डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास में आपने मोलालिटी को एक्सपैंड किया, मोलालिटी को एक्सपैंड करके ये सब लिख के फाइनली एम बी अलग करके ये एक्सप्रेशन आपने लिखा। तो ये एक्सप्रेशन जो है, क्या यही एक्सप्रेशन डिटर्मिनेशन के लिए आप इससे भी एक्सपैंड करके नहीं ला सकते हैं? मोलालिटी को एक्सपैंड करिएगा तो आपको डिटर्मिनेशन किसका? मोलर मास मिल जाएगा आपको। तो सेम एक्सप्रेशन है, जो यहाँ पढ़े हैं वही चीज़ को बस क्या कर देना है, एक बार इसके टर्म्स में लिख देना है। अब बताइए, इस एक्सप्रेशन में यहाँ डेल्टा टी बी आया था, उस एक्सप्रेशन में यहाँ क्या आएगा? डेल्टा टी एफ आएगा। यहाँ के बी आया था, वहाँ क्या आएगा? के एफ आएगा। बाकी सब चीज़ सेम होगा, एवरीथिंग इज सेम। तो ये डिराइव आपको करना है, ये आपका होमवर्क है। रुकिए अभी, आपको जाना है, जाइए।